Hello students, welcome back to my channel and thank you for clicking to understand the summary, themes and line-by-line explanation of the poem entitled The Night Mail by W.H. Auden. Let's not waste time and let's get started. सबसे पहले बच्चा टाइटल यहाँ पर है द नाइट मेल। यहाँ पर नाइट मेल बोला जा रहा है ट्रेन को जो कि रात में चलती है। ये 1930s में लिखी हुई पोम है। जिस वक्त ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा आम नहीं होती थी, हर कोई ट्रैवलिंग नहीं कर पाता था। जो हमारे पोइट है यहाँ पे W.H. ऑडेन, इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ट्रैवलिंग करी है और बहुत ज़्यादा पोइम्स इनकी जो है वो जर्नी पे बेस्ड है। तो फिलहाल ये जो पोम हम पढ़ रहे हैं द नाइट मेल, ये तो टाइटल ही है ट्रेन का। तो ट्रेन को नहीं डिस्क्राइब किया गया है बल्कि ट्रेन की जर्नी को डिस्क्राइब किया गया। आपके पास एक और पोम होगी ना, स्किम्बल शैंक्स द रेलवे कैट। तो वहाँ पे भी एक रेलवे कैट है जो कि ट्रेन को क्या करती है, पूरा देख रेख करती है। तो ट्रेन के ऊपर भी कई सारे लाइंस वहाँ पर है। तो फिलहाल इस पोम में ऐसा कुछ नहीं है। द नाइट मेल टॉक्स अबाउट द जर्नी, कैसे ट्रेन रात को चलती है, क्या क्या क्रॉस करती हुई जाती है, कैसे लोग उस ट्रेन का वेट करते हैं। तो एक्चुअली ये जो द नाइट मेल है, ये कोई नॉर्मल ट्रेन नहीं है, पैसेंजर ट्रेन नहीं है। ये ट्रेन है जो कि लोगों की लेटर्स वगैरह पहुंचाती है, लोगों के पोस्टल ऑर्डर्स। उस वक्त पोस्टल ऑर्डर्स चेक्स के तरीके से होते थे, जैसे आज हमारे पास चेक्स होते हैं। तो पोस्टल ऑर्डर्स, लोग पैसा भेजते थे उसके जरिए। तो लोग कैसे वेट करते थे, कितना एक्साइटमेंट होता था, इस चीज को डिस्क्राइब किया है। सोचने वाली बात है, ये जो टॉपिक है ना ट्रेन की जर्नी का, बहुत इजी नहीं है। अगर मैं आपसे बोलूँ 3-4 लाइंस लिख के दिखाइए तो आप ज्यादा यूजेस लिख पाओगे, अपना एक्सपीरियंस जो है आपका जर्नी का वो आप इंक्लूड करोगे। यहाँ पे W.H. ऑर्डर ने ऐसा कुछ नहीं किया है कि कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हो ट्रेन में बैठने का या सफर का। नॉट एट ऑल। ट्रेन जो चल रही है, वो जो लेटर्स को दूसरों तक पहुंचाती है, ये सब डिस्क्राइब किया है, वो भी इतने ज्यादा स्टैंजास के साथ। तो एक लाइन तो बनती है भाई कि ये जो पोम है ना, इट डिमोन्स्ट्रेट्स ऑर्डन्स एबिलिटी टू कन्वे कॉम्प्लेक्स आइडियाज एंड इमोशंस थ्रू सिंपल एंड प्रीसाइज लैंग्वेज। ओके, मैं आपको इसकी समरी शेयर करा दे रही हूँ स्क्रीन पर। आगे जब मैं पूरी पोम को एक्सप्लेन कर दूंगी तब आपको ये समरी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अभी इस समरी को लाइन बाय लाइन पढ़ के एक्सप्लेन करने का कोई फायदा नहीं जब मैं आपको पूरी पोम एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो फिलहाल है क्या इसमें, मैंने आपको बता दिया। जर्नी को डिस्क्राइब किया गया। अब जर्नी में जो जो चीजें सामने आएंगी वो हम स्टैंजास के जरिए कवर कर लेंगे। बात करते हैं इसकी थीम्स पर बेटा। तो थीम्स इसकी दो निकल के आती है। पहली है कम्युनिकेशन एंड कनेक्शन एंड सेकेंड है टाइम एंड पंक्चुअलिटी। थोड़ा सा इस पर डिस्क्रिप्शन में कर देती हूँ। कम्युनिकेशन कनेक्शन कैसे इस पोम की थीम बनती है। देखिए, थीम आपको पता है ना बच्चा, थीम का मतलब होता है सब्जेक्ट। जब आप कुछ लिखने बैठते हो तो आपके दिमाग में एक सब्जेक्ट होता है, एक टॉपिक होता है कि मुझे इस सब्जेक्ट पर एक चीज लिखनी है, फिर उसको नाम आप कुछ अलग देते हो, दैट इज कॉल्ड टाइटल ऑफ द पोम, राइट। तो थीम का मतलब होता है किस सब्जेक्ट पे पोम लिखी जा रही है। तो भाई जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ट्रेन की जर्नी और कैसे लेटर्स पहुंचा रही है, पोस्टल ऑर्डर्स पहुंचा रही है, इसके बारे में है पूरा। तो कम्युनिकेशन एंड कनेक्शन इज अप्रोप्रिएट थीम ऑफ दिस पोम। तो ये नाइट मेल स्कॉटलैंड में रहने वाले लोगों के लेटर्स, उनके पैकेजेस, पोस्टल ऑर्डर्स उनके फ्रेंड्स को, फैमिलीज को पहुंचा रही है। अच्छा, व्हेन वी कम्युनिकेट एंड व्हेन वी कनेक्ट टू द पीपल, तो अपने आप एक जॉय और होप का हमें एहसास होता है ना। तो उसी तरीके से ये जो ट्रेन जर्नी है, इट इज अ पावरफुल फोर्स जो कि अनस्टॉपेबल है। कोई अभी आप पोम आगे पढ़ोगे कि रास्ते में बहुत सारी चीजें हैं, जिस किसी भी चीज की वजह से ये ट्रेन रुक नहीं रही है, अपनी मंजिल को तय कर रही है और वहां तक पहुंच रही है जहाँ पे लोग इसका वेट कर रहे हैं, बहुत उम्मीद के साथ, बहुत इमोशंस के साथ। अंडरस्टैंडिंग दैट मीन्स इट इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन एंड कनेक्शन। तो W.H. ऑर्डन अपने इस पोम के जरिए बताना ये चाह रहे हैं कि कैसे लोग एक दूसरे से कनेक्टेड है इन लेटर्स के जरिए। और पोम की जो लास्ट लाइन है, फॉर हु कैन बियर टू फील हिमसेल्फ फॉरगॉटन, बहुत फेमस लाइन है पोम की। इसका ऊपर की लाइन से कनेक्शन ये है कि हर कोई लेटर्स को पाने के लिए बहुत एक्साइटेड है, और भले ही क्यों ना हो एक्साइटेड, अगर जिसको लेटर नहीं मिलेगा उसको ये फील होगा कि उसको भुला दिया गया है। यानी कि लेटर्स के जरिए लोगों के बीच एक तरीके से क्या है, कनेक्शन बना हुआ है। So this is
why we can say that communication and connection is the theme of the night mail. नेक्स्ट थीम है टाइम एंड पंक्चुअलिटी। तो ऑब्वियसली आपको खुद से पता होगा कि ट्रेन वगैरह टाइमली ही निकलती हैं और पहुंचती हैं। तो पोम में ये दिखाया गया है कि बहुत जगह ऐसे उतार चढ़ाव आ रहे हैं, ग्रेडियंट इज अगेंस्ट हर बट शी इज ऑन टाइम। ये जो लाइन है ये दिखाता है कि शी इसको बोला जा रहा है ट्रेन को, कि उसके अपोजिट में कितने सारे मतलब मोड़ आ रहे हैं, ऐसे शार्प मोड़ आ रहे हैं, उतार आ रहे हैं, चढ़ाव आ रहे हैं, फिर भी वो टाइम पर पहुंच रही है। यानी कि पंक्चुअलिटी इज द थीम ऑफ द पोम। तो इसी की पंक्चुअलिटी और टाइम की वजह से ही क्या है, रिलायबल सर्विस है फॉर द कनेक्शन ऑफ द पीपल। तो अब लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। स्टैंजा 1 है, दिस इज द नाइट मेल क्रॉसिंग द बॉर्डर। नाइट मेल क्यों बोला गया, क्योंकि ये जो ट्रेन है ना, इसकी जो सर्विस है वो रात को ही ऑपरेट होती है, ये जब बाकी लोग सोए हुए होते हैं, इसीलिए इस ट्रेन का नाम है नाइट मेल। और क्रॉसिंग द बॉर्डर यहाँ पे जो फ्रेज यूज हुआ है, इसके बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं आपको। तो क्रॉसिंग द बॉर्डर का मतलब है या तो फिजिकल बॉर्डर जो दो कंट्रीज के बीच होता है या दो रीजन्स के बीच में होता है, उसको क्रॉस करती हुई जा रही है ये ट्रेन, या ये मेटाफर भी हो सकता है। मेटाफर समझते हो ना, जब दो चीज़ों का कंपैरिजन होता है बिना इन वर्ड्स के, एज लाइक, सीधे सीधे अगर किसी का कंपैरिजन हो रहा है बिना कुछ वर्ड्स यूज करे तो उसे कहते हैं मेटाफर, राइट। तो किस तरीके से यहाँ मेटाफर हो रहा है क्रॉसिंग द बॉर्डर से, तो एक तो बॉर्डर फिजिकल बॉर्डर हो गया दो कंट्रीज के बीच, दूसरा हो सकता है that the train is crossing a divide between different areas और different social classes। जब ये क्रॉस कर रही है तो बीच में अमीरों के भी घर पड़ रहे हैं, गरीबों के भी घर पड़ रहे हैं, और महल वाले घर भी पड़ रहे हैं, झोपड़पट्टी भी पड़ रही है। तो कुल मिला के that means here border is a metaphor for a divide between different social classes or the areas। तो ये सब आप जो मैं फ्रेज को अलग से डिस्क्राइब कर रही हूँ यहाँ पर, उसको आप पेंसिल से अपनी बुक में लिखते रहिएगा, जब दोबारा आप रिवाइज करो तो आपको रिकॉल हो सके सारी चीज़ें। तो भाई दिस इज द नाइट मेल क्रॉसिंग द बॉर्डर ब्रिंगिंग द चेक एंड द पोस्टल ऑर्डर। ये जो नाइट मेल है बॉर्डर को क्रॉस करती हुई, बॉर्डर मैंने आपको बता दिया, अपने साथ क्या ला रही है, चेक ला रही है, पोस्टल ऑर्डर ला रही है। पोस्टल ऑर्डर मैंने आपको बताया फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट दैट कैन बी यूज्ड एज अ फॉर्म ऑफ पेमेंट, राइट। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंस बताई जा रही है कि कितना इम्पोर्टेंट सामान अपने साथ ये लेके आ रही है। इसके अलावा क्या ला रही है साथ में, लेटर्स ला रही है, अमीरों के लिए भी ला रही है, पुअर गरीबों के लिए भी ला रही है। यानी जो मेल सर्विस है वो एक्सेसिबल है सारे मेंबर्स, सोसाइटी के जितने मेंबर्स हैं, वेदर दे आर पुअर और दे आर रिच, दे आर वाइट, दे आर ब्लैक, सारे मेंबर्स जो सोसाइटी के हैं रिगार्डलेस ऑफ द सोशल स्टेटस, ये सबके लिए लेटर्स ला रही है। और किसके लिए लेटर्स आ रहे हैं, द शॉप एट द कॉर्नर एंड द गर्ल नेक्स्ट डोर। यानी जो शॉप्स हैं वहाँ पे कॉर्नर पर, उस शॉपकीपर का भी लेटर आ सकता है, या कोई भी नेक्स्ट डोर पे रहने वाली लड़की के लिए भी लेटर आ सकता है। यानी ये फ्रेज यूज करने का जो मकसद है WH ऑर्डन का, वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये जो मेल सर्विस है ये कवर कर रही है वाइड रेंज को, वाइड रेंज ऑफ पीपल को। यानी हर तरीके का जो इंसान है वो इससे कनेक्टेड है। Pulling up beat took a steady climb. The gradients against her, but she's on time. Gradients नहीं, यहाँ पे gradient is है वो, ठीक है, apostrophe इसका मतलब यहाँ पर is है और she is है, ठीक है। तो pulling up का मतलब ये है कि जब ट्रेन चल रही है तो अपने को वो आगे खींच रही है। It appears that it is pulling itself up. Why up? Because जो अब बीटक पर जो क्लाइम आ रहा है बहुत स्टडी है, बहुत शार्प है, और जब हम चढ़ाई पर चढ़ते हैं वो हमारे ऑपोजिट होती है ना, दैट इज अगेंस्ट। अगेंस्ट का मतलब यहाँ पे क्या है, ऑपोजिट। दैट मीन्स वी नीड लॉट ऑफ एनर्जी व्हेनेवर वी आर अगेंस्ट समथिंग एंड वी हैव टू कवर द स्टडी क्लाइम, राइट। सो यहाँ पे जब बीटक विलेज को कवर करना होता है तो अपने आप को पुल अप कर रही है, जो कि एक स्टडी क्लाइम है। The gradient is against her, but she is on time. Gradient किसे कहते हैं? Gradient कहते हैं the degree of steepness of a slope और road. Road कितनी घुमावदार है, कितनी ऊंचाई पर है, कि क्या उसका slope है, ये कहलाता है, जो slope की जो डिग्री होती है वो कहलाता है gradient। तो जब वो बीटक विलेज को यानी जो कि स्टडी क्लाइम को क्रॉस करने के बाद आता है, जब वो वहां से गुजरती है तो जो स्टीपनेस है वो बहुत ज्यादा हाई है, उसकी बिल्कुल अगेंस्ट है, उसको पूरी ताकत लगानी पड़ रही है। दैट्स व्हाई यहाँ पे पुल अप वर्ड का यूज हुआ है। आगे लिखा है शी इज ऑन टाइम, यानी द नाइट मेल ट्रेन
is traversing through difficult terrain. Terrain किसे कहते हैं? A part of the land. यानी difficult terrain से गुजरने के बाद भी it still manages to stay on schedule. ये टाइम पर ही पहुंच रही है हर जगह. अब ये देखो कि दिस इज द नाइट मेल से लेकर शी इज ऑन टाइम तक फुल स्टॉप खत्म हुआ है. तो इन पूरी लाइंस के जरिए ये दिखाया जा रहा है कि this train service or the night mail is reliable. People can rely on it. Why? Because सब चीज को difficult terrain से गुजरते हुए ये बहुत punctual है. Okay? And ये सोसाइटी के सारे मेंबर्स के लिए है. और जो भी ऑब्स्टेकल्स रास्ते में आ रहे हैं, चाहे वो स्टडी क्लाइंब हो या कुछ और हो, ये फेस कर रही है सबको. ठीक है. यहाँ पे एक चीज और बनती है कि जिस तरीके से ट्रेन की जर्नी दिखाई जा रही है, वैसे ही किसी को भी जब गोल पाना होता है किसी भी चीज से रिलेटेड, उसके रास्ते में भी ऑब्स्टेकल्स आते हैं. तो वी शुड ओवरकम दीज ऑब्स्टेकल्स लाइक दिस नाइट मेल. अब आगे की लाइन शुरू होती है, पास्ट कॉटन ग्रास एंड मोलैंड बोल्डर. मीनिंग आप नोट कर लीजिएगा. कॉटन ग्रास का मतलब है टाइप ऑफ ग्रास दैट ग्रोज इन वेट एरियाज. ओके. एंड मोलैंड क्या होता है? मोलैंड कहते हैं अनकल्टिवेटेड लैंड, यानी एक ऐसी जगह, ओपन एरिया जहां पर लोग कल्टीवेट नहीं करते, अनकल्टिवेटेड वो लैंड होती है. ठीक है. और बोल्डर किसे कहते हैं? बोल्डर कहते हैं बड़े से पत्थर को, लार्ज रॉक दैट हैज बीन वॉर्न स्मूथ बाय द एक्शन ऑफ वाटर. पानी पड़ते पड़ते वो स्मूथ हो गया है, कोई बड़ा सा पत्थर है. तो यहाँ पे बात की जा रही है कि पास का मतलब यहाँ क्या है? पासिंग. जो ट्रेन है वो पास हो रही है. कहाँ से पास हो रही है? कॉटन ग्रास को क्रॉस कर रही है. जब वो गुजर रही है तो रास्ते में क्या पड़ रहा है? कॉटन ग्रास पड़ रहा है. और क्या है? मोलैंड बोल्डर का मतलब क्या हुआ? मोलैंड मतलब अनकल्टिवेटेड लैंड, यानी अनकल्टिवेटेड सी लैंड है जहां पर बोल्डर है, यानी कई सारे पत्थर हैं बड़े बड़े जो पानी की वजह से स्मूथ हो गए हैं, यानी उसको गुजारती हुई वो जा रही है. नेक्स्ट लाइन है, शोवलिंग वाइट स्टीम ओवर हर शोल्डर. शोवलिंग बना है शोवल से. शोवल आप देख सकते हो, एक टूल होता है जिससे हम मिट्टी इधर उधर करते हैं. तो जैसे एक किसान होता है ना, शोवल की हेल्प से वो लैंड को कल्टीवेट करता है, मिट्टी विट्टी डालता है. तो उस जमाने में ट्रेन कैसे चलती थी? स्टीम से. आपको पता होगा बहुत धुआं छोड़ती थी. तो जब धुआं छोड़ते हुए आगे बढ़ रही है तो ऐसा लग रहा है जैसे हमारा एक फार्मर की तरह वो काम कर रही हो, यानी शॉवल कर रही हो, यानी धुएं को अपने शोल्डर पे डाल रही. शोल्डर का मतलब क्या हुआ? उसको जो पीछे का हिस्सा है, फर्स्ट जो होगी उसकी, तो उस पे वो धुआं ऐसे जा रहा है मानो वो अपने कंधों पर खुद शॉवल कर रही हो, किसी शॉवल की हेल्प से धुएं को फेंक रही हो. तो ये क्या है? ये एक इमेजिनेशन है उस ट्रेन को देखकर. तो तभी मैं बोल रही हूँ कि बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी को इन्होंने बहुत ही सिंपल एंड प्रिसाइज लैंग्वेज में उतारा है. और यहाँ पे जो शॉवलिंग वाइट स्टीम जो फ्रेज यूज हुआ है, इट गिव्स द इम्प्रेशन कि द ट्रेन इज अ पावरफुल एंड अनस्टॉपेबल फोर्स. जिस तरीके से शॉवल से लगातार काम किया जाता है, सो सिमिलरली द ट्रेन इज अ पावरफुल एंड अनस्टॉपेबल फोर्स कटिंग इट्स वे थ्रू द लैंडस्केप. जो भी रास्ते में गुजरता चल रहा है उसको सबको क्रॉस करते हुए आगे बढ़ती चली जा रही है. दैट मीन्स इट इज अनस्टॉपेबल. स्नोटिंग नॉइजली एज शी पासेस. और जब वो गुजर रही है, स्नोट का मतलब होता है खराटे लेना. तो भाई ट्रेन खराटे नहीं लेती है, लेकिन आवाज बहुत करती है. अब तो फिर भी कम हो गई है ट्रेन की आवाजें. पहले जमाने में और ज्यादा आवाज आती थी जब वो स्टीम से चलती थी. तो बहुत ज्यादा शोर करती हुई आगे बढ़ रही है. साइलेंट माइल्स ऑफ विंड बेंट ग्रासेस. जो हवा से जो ग्रासेस बेंड हो गई हैं उनको क्रॉस करते हुए आगे बढ़ती जा रही है. तो इस लाइन के जरिए इस ट्रेन की लाउड इम्पोजिंग प्रेजेंस WH ऑर्डर हमें दिखा रहे हैं. जैसे कि ये जो ट्रेन है, इट इज वर्किंग एज एन इंट्रूडर इन द नेचुरल वर्ल्ड. नेचुरल वर्ल्ड में ये इंट्रूडर का काम कर रही है, यानी कि इट इज मेकिंग नॉइज इन द अदरवाइज क्वाइट एंड पीसफुल लैंडस्केप. मूविंग टू द नेक्स्ट स्टैंजा. स्टैंजा 2 में नाइट मेल का इम्पैक्ट दिखाया गया है नेचुरल वर्ल्ड में. कैसे चिड़िया फेस कर रही हैं ट्रेन को आते हुए, कैसे दूसरे जो एनिमल्स हैं वो फेस कर रहे हैं. तो इम्पैक्ट on the natural world is shown in this stanza. Birds turn their heads as she approaches, stare from the bushes at her blank-faced coaches. तो यहाँ पर she again refers to the night mail and यहाँ बताया जा रहा है कि birds कैसे अपने heads को turn कर रही हैं जैसे ही ट्रेन अप्रोच, मतलब उनके पास पहुंच रही है. किसके पास पहुंच रही है? यानी जहाँ बर्ड्स बैठे हुए हैं वो बर्ड्स कहाँ से झांक रहे हैं. स्टेयर मतलब क्या होता है? बहुत
टकटकी लगा के देखना, बहुत गौर से देखना, ऑब्जर्व करना, राइट। तो झाड़ियों के बीच में बैठे हुए हैं वो कहीं पर बर्ड्स, तो झाड़ियों में से बहुत घूर के देख रहे हैं जब वो ट्रेन निकल रही है। तो यहाँ पे स्टेयर फ्रॉम द बुशेस का मतलब ये है कि इतनी जो स्पीड है ट्रेन की बहुत ज्यादा है, इट इज कमिंग थ्रू द एरिया सो फास्ट एंड लाउडली कि जो बर्ड्स है ना, दे आर स्टार्टल्ड, दे आर सरप्राइज्ड एंड दे आर ऑब्जर्विंग द ट्रेन विद क्यूरियोसिटी। जो लिखा हुआ ना, एट हर ब्लैंक फेस्ड कोचेस, तो ब्लैंक फेस्ड कोचेस किसके लिए यूज हुआ? ट्रेन के लिए। ट्रेन में कोई बैठा तो है नहीं, ब्लैंक फेस्ड है, वहां पे अंदर जो भी सामान रखा हो तो ब्लैंक फेस्ड कोचेस को देख कर दे आर सरप्राइज एंड दे आर ऑब्जर्विंग दिस ट्रेन विद क्यूरियोसिटी। Sheepdogs cannot turn her course, they slumber on with paws across. तो ये शीप डॉग्स क्या होते हैं? शीप डॉग्स का मतलब है अ डॉग दैट इज यूज्ड टू हर्ड और कंट्रोल शीप। यानी शीप डॉग्स जो कि आराम से शीप को कंट्रोल कर लेते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हर्डिंग द शीप, दे आर अनेबल टू रिडायरेक्ट द पाथ ऑफ दिस ट्रेन। यहाँ पे टर्न हर कोर्स का मतलब क्या, लिख लीजिएगा, दे आर अनेबल, हु आर अनेबल, शीप डॉग्स आर अनेबल टू रिडायरेक्ट द पाथ ऑफ ट्रेन के रास्ते को वो बदल ही नहीं पा रहे, ना रोक पा रहे हैं, ठीक है। और वो क्या कर रहे हैं? दे स्लम्बर ऑन विद पॉज अक्रॉस। स्लम्बर का मतलब क्या होता है? टू स्लीप पीसफुली। ये दे रिफर्स टू द डॉग्स, शीप डॉग्स। जो शीप डॉग्स है वो सो रहे हैं, बड़ी सुकून से सो रहे हैं अपने पंजे को क्रॉस करते हुए। इन द फार्म शी passes, no one wakes, but a jug in the bedroom gently shakes. ये ट्रेन जब फार्म में गुजर रही है तो फार्म में कुछ लोग जो सो रहे होते हैं वो जगते नहीं है उस गुजरने पर, यानी उनको आदत हो गई है इस ट्रेन की, तो वो आराम से सो रहे हैं। लेकिन जो उनके बेडरूम में एक जग रखा हुआ है वो जरूर जेंटली, मतलब सॉफ्टली, वो सॉफ्टली हिल रहा है, यानी जग पर तो इफेक्ट पड़ रहा है लेकिन वो जो लोग हैं वहां पर वो आराम से सो रहे हैं। यानी ट्रेन की जो मूवमेंट है वो इतनी स्मूथ है कि फार्म में सोने वाले लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं कर रही है, बट स्टिल इट इज पावरफुल कि उनके बेडरूम में रखे जग को शेक कर रही है। तो इस स्टैंजा के जरिए हमें नेचुरल वर्ल्ड और वाइल्ड लाइफ पे जो इम्पैक्ट पड़ रहा है ट्रेन का वो डेपिक्ट हुआ है, और ये बताया जा रहा है कि कैसे लोग और एनिमल्स एंड बर्ड्स इतना हैबिचुअल हो गए हैं इस ट्रेन के कि आराम से सो रहे हैं, उन्हें कोई डिस्टर्बेंस फील नहीं हो रहा है। मूविंग टू स्टैंजा नंबर 3, dawn freshens, the climb is done, down towards Glasgow she descends. डॉन का मतलब होता है लाइट जस्ट बिफोर द सनराइज, सूरज निकलने से पहले जो हल्की हल्की रोशनी होती है, जिस वक्त हमें ये लगता है कि रात पूरी तरीके से नहीं गई है और ना ही सूरज पूरी तरीके से निकला है, तो जो बीच का टाइम होता है उसे कहते हैं डॉन। तो वैसे तो ये नाइट मेल है, रात में चलती है, लेकिन अब पहुंचते पहुंचते इसको सुबह होने पे आ रही है और डॉन टाइम हो रखा है सुबह से पहले का। फ्रेशंस का मतलब ये बिकम्स मोर लाइवली, तो ये जो वक्त है वो और ज्यादा लाइवली नजर आ रहा है। और इस वक्त जाकर जो क्लाइंब अभी तक बीटक के आसपास जो स्लोप कवर कर रही थी, चढ़ान इसको कवर करना थी, तो वो कंप्लीट हो चुकी है। द क्लाइंब नियर द बीटक इज ओवर नाउ। और अब ये ग्लासगो जो कि स्कॉटलैंड का क्या है, सिटी है, जो अभी बीटक पड़ा था वो विलेज है, तो ये क्या है, ये एक इंडस्ट्रियल एरिया है। तो इस स्टैंजा के जरिए हमें ये रेफरेंस मिल रहा है कि ये जो ट्रेन है अब कहाँ बढ़ रही है, एक मेजर हब ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसकी वजह से आगे आपको एपरेटस के बारे में बताया जाएगा, और टग्स जिसको हम लोग कहते हैं, स्मॉल शिप को हम टग्स कहते हैं। तो अब सारे जितनी भी चीजें एक इंडस्ट्रियल एरिया में होती हैं वो इस स्टैंजा नंबर 3 में हमें देखने को मिलेंगी। तो डॉन फ्रेशन, द क्लाइम इज डन, क्लाइम ओवर हो चुका है, तो अब ये नीचे की ओर स्लोप इसको मिल रही है। तो ग्लासगो आने पर ये नीचे की ओर उतर रही है, और उतरने के साथ साथ इसको क्या सबसे पहले मिल रहा है, टूवर्ड्स द स्टीम टग्स। टग्स कहते हैं स्मॉल बोट और शिप इन विच लार्ज वेसल्स आर केप्ट। और येल्पिंग का मतलब होता है शाउटिंग, और ग्लेड का मतलब होता है ओपन एरिया। और क्रेन्स आप स्क्रीन पर देख सकते हो, शिप क्रेन्स इस तरीके के होते हैं। तो ये जो नाइट मेल है वो स्टीम टग्स की ओर बढ़ रही है। स्टीम टग्स देखने में इस तरीके के होते हैं। येल्पिंग यहाँ पे नॉइस को बोला जा रहा है, जैसे स्टीम इंजन जो होते हैं उस वक्त बहुत ज्यादा आवाज कर जाता था। अभी हमने स्नोटिंग वर्ड पढ़ा था नाइट मेल के लिए कि नाइट मेल किस तरीके से आवाज करती है, स्नोटिंग वर्ड यूज हुआ था। येल्पिंग यूज हो रहा है स्टीम टग्स के लिए। और ग्लेड ऑफ क्रेन्स की तरफ बढ़ती हुई जा रही है, आप देख सकते हो स्क्रीन पर। तो ये सब चीजें वो क्रॉस कर रही है। और एपरेटस कहा जा रहा है मशीन्स को, फर्नेसेस भी मशीन्स होती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजों को वो क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है। सेट ऑन द डार्क प्लेन लाइक जाइगेंटिक चेसमैन, और
ये जो मशीन्स है ना, ये कैसी लग रही हैं? ऐसा लग रहा है कि चेसमैन हो। चेसमैन किसे कहते हैं? द पीसेस यूज्ड इन द गेम ऑफ चेस। चेस गेम में जो पीसेस यूज किए जाते हैं खेलने के लिए, उसे कहते हैं चेसमैन। तो उस चेस के कंपैरिजन में जो चेसमैन होते हैं, जो जिसके जरिए हम खेलते हैं, वो बड़े-बड़े लगते हैं ना उस चेस के ऊपर। तो वैसे ही इस प्लेन एरिया में, डार्क प्लेन एरिया में, ये जो मशीन्स खड़ी हुई हैं, फर्नेसेस हैं, एपरेटस हैं, ये बहुत जाइगेंटिक लग रहे हैं, ह्यूज लग रहे हैं, जस्ट लाइक चेसमैन ऑन द चेस। तो यहाँ पे सिमिले यूज हुई है। अभी हमने फर्स्ट स्टैंजा में कवर किया था कि मेटाफर वहां यूज हुआ था। मेटाफर का मतलब होता है जब लाइक एज वर्ड नहीं आता। यहाँ पे लाइक जाइगेंटिक लिखा है, तो कंपैरिजन यहाँ भी हो रहा है, लेकिन लाइक वर्ड यूज हुआ है, इसलिए हम कहते हैं कि सिमिली यूज हुई है। और सिमिली यूज करने का जो मकसद है WH ऑर्डन का, वो यही है कि वो साइज बताना चाह रहे हैं फर्नेसेस और अपरेटस का, इंडस्ट्रियल मशीनरी का। उस वक्त हर किसी को अप्रोच नहीं होती थी कि बड़ी बड़ी मशीनरी को देख सके। तो यही काम होता था पोइट्स का कि वो पोम्स के जरिए चीजों को डिस्क्राइब करते थे। नेक्स्ट लाइन इज ऑल स्कॉटलैंड वेट्स फॉर हर। दैट मीन्स यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि सारे जो स्कॉटलैंड के लोग हैं, सब बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं इस ट्रेन का। इन द डार्क ग्लेन्स बिसाइड पेल ग्रीन सी लॉक्स मेन लॉन्ग फॉर न्यूज। ग्लेन्स का मतलब वैलीज होता है, बिसाइड का मतलब नियर, और पेल ग्रीन मतलब पीसफुल, शांति भरा, और सी लोक्स मतलब सी लेक्स। तो इस जगह जहाँ पे वैलीज हैं, बहुत डार्क मतलब बहुत घनी सी वैलीज हैं, घाटियां हैं, और सी लेक्स जो झीलें हैं, और पीसफुल झील के पास में जो लोग हैं, मेन, दे आर लॉन्गिंग। लॉन्गिंग का मतलब एंटिसिपेटिंग, एक्सपेक्टिंग, वो भी न्यूज का वेट कर रहे हैं। यानी स्कॉटलैंड के सारे लोग, भले ही वो वैलीज के पास रहते हो, चाहे वो सी लेक्स के नियर रहते हो, तो सब कोई क्या कर रहे हैं, इस ट्रेन का वेट कर रहे हैं, सो दैट दे कैन गेट द न्यूज फ्रॉम देयर रिलेटिव्स और देयर फ्रेंड्स। नाउ मूविंग टू स्टैंजा नंबर 4। मैं आपको ये बताती चल रही हूँ साथ में कि किस स्टैंजा में किस चीज को मेनली बताया गया है। तो इस स्टैंजा नंबर 4 में आपको टाइप्स ऑफ लेटर्स बताए गए हैं जो ये ट्रेन कैरी कर रही है। Stanza number 4 is most important regarding the technique of WH Auden. WH Auden की जो क्रिएटिविटी है वो कितना वास्ट है कि उन्होंने इतना अच्छे से टाइप्स ऑफ लेटर्स हमें बताए हैं एक पोम के जरिए। इंसान सोच भी नहीं सकता है कि इतने तरीके के लेटर्स हो सकते हैं, या लेटर्स में इंसान क्या क्या लिखता होगा। तो वेराइटी है यहाँ पे लेटर्स की। यहाँ पे अलग अलग तरीके के लेटर्स आपको बताई जाएंगे। लेटर्स ऑफ थैंक्स, किसी ने किसी को शुक्रिया का लेटर लिखा होगा। लेटर्स फ्रॉम बैंक्स, बैंक से कुछ लेटर होंगे कि FD हो गई है आपकी, कंप्लीट हो गई है, या चेक्स होंगे, या पोस्टल ऑर्डर्स होंगे। लेटर्स ऑफ जॉय का मतलब है लव लेटर्स, कुछ लव लेटर्स होंगे किसी लड़की की तरफ से या किसी बॉय की तरफ से। रिसीटेड बिल्स एंड इन्विटेशन, रिसीटेड मतलब रसीद वाले जो बिल्स होते हैं वो किसी ने भेजे होंगे, और इन्विटेशन किसी ने भेजे होंगे। इसका जो रीजन है भेजने का वो नीचे लिखा हुआ है, टू इंस्पेक्ट न्यू स्टॉक और विजिट रिलेशंस। इन्विटेशंस क्यों दिए जाते हैं? ताकि रिलेटिव्स एक दूसरे के घर विजिट करें। तो कुछ लेटर्स इन्विटेशंस को कैरी कर रहे हैं, और तो कुछ रसीद भेज रहे हैं, यानी बिजनेसमैन होंगे जो एक दूसरे को भेजते हैं ताकि नए स्टॉक को इंस्पेक्ट किया जा सके। एंड एप्लीकेशंस फॉर सिचुएशंस, यहाँ पे सिचुएशन का मतलब जॉब से है, यानी जॉब के लिए कुछ एप्लीकेशंस किसी ने कुछ फिल किया हो, उसका रिस्पॉन्स आया हो, या एप्लीकेशन किसी ने मंगाया हो कहीं से जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए, तो वो भी हैं साथ में। एंड टिमिड लवर्स डिक्लेरेशंस, और कुछ लवर्स ने, टिमिड यहाँ पे टिमिड कहते हैं डरपोक को, तो कुछ लवर्स ने छुप छुप के डिक्लेरेशंस लेटर्स के जरिए दिया है कि हाँ मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ या मोहब्बत करती हूँ। यानी डिक्लेरेशंस का मतलब क्या होता है कि पहले लेटर रिसीव हुए होंगे, उसमें किसी ने किसी को प्रपोज किया होगा, तो अब उसका डिक्लेरेशन किसी ने भेजा है डरते डरते। एंड गॉसिप, गॉसिप फ्रॉम ऑल द नेशंस, अलग अलग नेशन से अलग अलग तरीके की गपशप भरी हुए लेटर्स रिसीव होते हैं इस नाइट मेल से। न्यूज सर्कमस्टेंशियल, न्यूज फाइनेंशियल। सर्कमस्टेंशियल मतलब कुछ सर्कमस्टांसेस, कुछ घटनाएं जो घटती हैं, जैसे किसी का कुछ चोरी हो गई, किसी का कुछ घटना हो गई, तो इन सब बारे में जो न्यूज लेटर्स के जरिए दिए जाते हैं उन लेटर्स की बात हो रही है। तो कुछ न्यूज ऐसी होती हैं लेटर्स में जो फाइनेंशियल होती हैं, यानी कितनी महंगाई चल रही है, या फिर बिजनेसमैन आपस में
फाइनेंस को लेकर कुछ डिस्कस करती हूँ। कुछ भी तरीके के फाइनेंशियल लेटर्स हो सकते हैं। हॉलीडे स्नैप्स टू एनलार्ज इन, स्नैप्स का मतलब होता है फोटोज। तो कुछ लेटर्स में छुट्टी पे जाने वाले जो पिक्चर्स होते हैं फैमिली मेंबर्स के, उसको एनलार्ज करके दिखाया गया है, किसी ने किसी को भेजा होगा शो करने के लिए। कुछ लेटर्स ऐसे हैं जिसमें मार्जिन का मतलब होता है साइड साइड। तो साइड साइड में कुछ फेसेस बने हुए हैं, जैसे हम स्माइलीज बना देते हैं या कुछ फेस किसी का उतार देते हैं, ठीक है। तो साइड में कुछ लेटर्स में फेसेस बने हुए हैं। लेटर्स फ्रॉम अंकल्स, कजन्स एंड आंटी, अंकल आंटी कजन्स की तरफ से लेटर्स आए हैं। कुछ लेटर्स हैं जो साउथ ऑफ फ्रांस से आए हैं। कुछ लेटर्स ऑफ कॉन्डोलेंस है, यानी कोई मर गया है किसी के यहाँ तो उसके लिए कॉन्डोलेंस भिजवाई है कि सुन के बड़ा खराब लगा, बहुत अफसोस है। इस तरह के लेटर्स किसी ने भिजवाए हैं। टू हाईलैंड्स एंड लोलैंड्स, हाईलैंड्स कहते हैं माउंटेन लैंडस्केप, और जो लोलैंड्स है माउंटेन के नीचे जो घर होते हैं, ठीक है। तो अगर आप मनाली वगैरह आपने विजिट किया हो तो देखा होगा कि पहाड़ों के ऊपर बहुत ऊंचाई पे भी घर होते हैं और नीचे भी घर होते हैं। तो जो लेटर्स ऑफ कॉन्डोलेंस है वो हाईलैंड्स के लोगों के लिए भी आए हैं और लोलैंड्स के लोगों के लिए भी आए हैं। नोट्स फ्रॉम ओवरसीज टू हेमराइड्स, ओवरसीज कहते हैं फॉरेन कंट्री या कह सकते हैं समुद्र के उस पार रहने वाले लोग। तो वहां से भी नोट्स आए हैं, लेटर्स आए हैं जो हेब्राइट्स तक गए हैं। हेब्राइट इज अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स नियर स्कॉटलैंड, रिटन ऑन पेपर ऑफ एवरी ह्यू। ह्यू कहते हैं कलर या फिर शेड को। ये जो लेटर्स हैं वो लिखे गए हैं हर तरीके के कलर पेपर पे या शेड जो डिफरेंट कलर्स के हैं उन पेपर्स पे लिखे हैं। और कलर्स यहाँ बताए जा रहे हैं, पिंक है, वॉयलेट है, वाइट, ब्लू। अब नेक्स्ट टाइम में द चैटी, द कैटी, द बोरिंग, अडोरिंग, ये लेटर्स का टाइप बताया गया है कि किस तरीके के लेटर्स है। कुछ चैटी है, मतलब बहुत ज्यादा बातें लिखी हुई हैं उसमें। चैटी इज फुल ऑफ चैट्स, मीन सम लेटर्स आर फुल ऑफ चैट्स। द कैटी, कैटी का मतलब होता है हर्टफुल, यानी कुछ ऐसे लेटर्स भी हैं जिसको पढ़ के किसी का दिल दुखा है। द बोरिंग, कुछ लेटर्स बहुत बोरिंग है। अडोरिंग, बहुत लवली, बहुत ऐसे लेटर्स हैं जिससे ये एक्सप्रेस हो रहा है कि कोई किसी को लाइक करता है या अप्रिशिएट करता है। द कोल्ड, यानी विदाउट फीलिंग, यानी लेटर में कोई फीलिंग ही नहीं है, बहुत कोल्ड वे में लिखा गया है। यहाँ पे कोल्ड का मतलब ठंडा नहीं है, कोल्ड का मतलब है फीलिंगलेस। एंड ऑफिशियल, कुछ लेटर्स में केवल बिजनेस की बातें यानी ऑफिशियल पर्पस के लिए लिखे गए हैं, फॉर्मल लेटर्स हैं। एंड हर्ट्स, आउटपोरिंग, आउटपोरिंग कहते हैं एक्सप्रेस करना, यानी किसी ने अपने दिल की बातें एक्सप्रेस करी, दिल की बातें लिखी हैं, दूसरे तक पहुंचाई अपने दिल की बातें। कुछ लेटर्स क्लेवर हैं, चालाकी भरे हैं। स्टूपिड, कुछ बहुत ही बेवकूफ़ी भरे लेटर्स हैं। शॉर्ट, कुछ बहुत छोटे लेटर्स हैं। एंड लॉन्ग, कुछ बहुत लंबे लंबे लेटर्स हैं। कुछ टाइप्ड हैं, कुछ प्रिंटेड है और कुछ की स्पेलिंग बहुत ज़्यादा मिस्टेक है। तो स्टैंजा नंबर 4 बहुत लंबा है लेकिन टफ नहीं है। बस इस स्टैंजा में टाइप्स ऑफ लेटर्स बताए गए हैं। तो मैं फिर से बोल रही हूँ कि W.H. ऑर्डन को अप्रिशिएट किया जाना चाहिए फॉर दिस क्रिएटिविटी, क्योंकि उन्होंने वाकई बहुत विविध तरीके से छोटी छोटी चीजों को डिस्कस किया है। मूविंग टू द लास्ट स्टैंजा, स्टैंजा नंबर 5। और इस स्टैंजा में क्योंकि अब नाइट मेल पहुंच चुकी है, लेटर्स के टाइप बता दिए हैं W.H. ऑर्डन ने, तो अब उन लेटर्स को पोस्टमैन ले जाके डोर टू डोर देगा। तो उस वक्त लोग कैसे रिसीव करेंगे, क्या है, तो ये स्टैंडर्ड नंबर 5 में बताया गया है। That means the impact of the mail delivery on people's lives. Thousands are still asleep, dreaming of terrifying monsters. यानी कि अभी बहुत सारे लोग क्या हैं, सो रहे हैं, उठे नहीं हैं। बहुत से लोग बहुत जल्दी सुबह उठ जाते हैं, लेकिन अभी काफी सारे लोग अभी भी सोए हुए हैं। ड्रीमिंग, अभी भी वो सपना देख रहे हैं। और सपने में वो क्या देख रहे हैं, तो W.H. ऑर्डन ये हमें शेयर कर रहे हैं क्रिएटिवली कि मे बी दे आर ड्रीमिंग ऑफ टेरिफाइंग मॉन्स्टर। टेरिफाइंग मतलब हॉरिबल, डरावने। वो मॉन्स्टर्स कहते हैं अगली ह्यूज क्रिएचर को। तो हो सकता है बहुत डरावने से मॉन्स्टर वो ख्वाब में देख रहे हो, या फिर और अ फ्रेंडली टी बिसाइड द बैंड एट क्रैनस्टन्स और क्रॉफोर्ड्स। क्रैनस्टन्स एंड क्रॉफोर्ड्स कॉफी हाउसेस होते थे उस टाइम, और बैंड यहाँ पे कहा जा रहा है म्यूजिशियन बैंड को। तो हो सकता है कोई ऐसा ख्वाब देख रहा हो कि वो फ्रेंड्स के साथ बैठ के चाय पी रहा हो, ऐसे म्यूजिक सुनने के साथ, ऐसे कॉफी हाउसेस में। अस्लीप इन वर्किंग ग्लासगो, अस्लीप इन वेल्स एट एडिनबर्ग। तो स्कॉटलैंड के यहाँ प्लेसेस बताए जा रहे हैं कि वर्किंग ग्लासगो, ग्लासगो मैंने अभी बताया आपको इंडस्ट्रियल एरिया है, तो
इंडस्ट्रियल एरिया में जहाँ हर कोई वर्किंग होता है, हर कोई किसी न किसी जॉब से रिलेटेड होता है, लगा होता है काम में, वहाँ भी लोग सो रहे हैं। अस्लीप इन वेल सेट एडिनबर्ग, और जो एडिनबर्ग जो कि कैपिटल है, हिली कैपिटल है, वो वेल स्टेब्लिश्ड है और वहाँ भी लोग सो रहे हैं। अस्लीप इन ग्रेनाइट एबरडीन, एबरडीन इज अनदर सिटी ऑफ स्कॉटलैंड जिसमें जो कंस्ट्रक्शन है मिली ग्रेनाइट से बहुत ज्यादा वहाँ पे वर्क हुआ है, तो उसी नाम से वो मशहूर है। तो ग्रेनाइट एबरडीन में भी लोग सोए हुए हैं। दे कंटिन्यू देयर ड्रीम्स, वो अभी भी सपना देख रहे हैं। एंड शैल वेक सून एंड लॉन्ग फॉर लेटर्स, लेकिन वो जल्दी उठेंगे, मतलब सो वो भले ही रहे हों, लेकिन उन सबको लेटर्स का क्या है, इंतजार है। वो सुबह जल्दी उठेंगे। एंड लॉन्ग, लॉन्ग मीन्स डिजायर विथ क्यूरियोसिटी, लेटर्स का वो वेट करेंगे। एंड नन विल हियर द पोस्टमैन्स नॉक विदाउट अ क्विकनिंग ऑफ द हार्ट, और ऐसा कोई नहीं होगा जो पोस्टमैन की नॉक को सुनेगा बिना क्विकनिंग ऑफ हार्ट के, यानी कि ऐसा कोई नहीं होगा कि जिसका दिल ना धड़के नॉक पर, यानी हर कोई एक्साइटेड हो जाएगा। तो लास्ट लाइन इज फॉर हु कैन बेयर टू फील हिमसेल्फ फॉरगॉटन। जो लास्ट लाइन है वो इससे ऊपर की लाइन का जवाब है, बहुत फेमस लाइन है ये। यानी ऐसा क्यों होगा कि एवरीवन विल हियर द पोस्टमैन्स नॉक विद द क्विकनिंग ऑफ हार्ट, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ऐसा कौन होगा भाई कि जो अपने आप को फॉरगॉटन फील करेगा, यानी हर किसी को इंतजार है, कोई ये नहीं चाहेगा कि मेरा लेटर ना आए। बियर मीन्स टॉलरेट, हु कैन बियर, हु कैन टॉलरेट कि उसको भुलाया गया है। यानी सपोज अगर आपके घर पे नॉक होता है, लेकिन आप बाहर निकलते हो तो आप देखते हो कि वो नॉक आपके घर पे नहीं हुआ है, पड़ोस में हुए, नहीं पड़ोस में लेटर आया है, 2 घर छोड़ के भी लेटर आया है, और अगर आपके घर नहीं आया तो आपको कितना खराब लगेगा। आपको ये फील होगा कि मुझे लोगों ने भुला दिया है, क्या मुझे किसी ने याद ही नहीं रखा, या मैं किसी को याद ही नहीं हूँ। तो आप अपने को फॉरगॉटन फील करोगे। तो वही यहाँ पे डब्ल्यू.एच. ऑर्डन कितनी अच्छी तरीके से इस लाइन को वो एक्सप्रेस कर रहे हैं कि हर कोई ऐसा होगा जो क्विकनिंग ऑफ हार्ट, बहुत एक्साइटमेंट के साथ, दिल धड़कने के साथ वो नॉक को सुनेगा और रिसीव करेगा लेटर, क्योंकि किसी को भी ये नहीं अच्छा लगेगा कि वो अपने आप को फॉरगॉटन फील करे। How was the explanation? Let me know in the comment box, and sharing the word meanings with you all. Please share with your friends more and more, and subscribe for such more videos. Thank you for watching.